अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज सईद। हम लोगों ने जो पिछली वीडियो अपलोड की थी उसमें हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि इंशाल्लाह जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है पीआरसी 5 सीए का सब्जेक्ट इंशाल्लाह उसका हम चैप्टर वाइज एक ओवरव्यू लेंगे। जैसे पहले भी बताया गया था कि दिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ फुल लेक्चर। इसमें सारा जो लेक्चर जिस तरह होता है उसको हम डिटेल में उतना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ने में मसला होता है, समझने में मसला होता है, उनको इंशाल्लाह ब्रीफली क्विकली हम रिवाइज करेंगे। तो इसको आपने रिवीजन पर्पज के लिए लेना है। पिछला जो हमारा एक लेक्चर था, वीडियो थी, उसमें हमने कोई 25-30 मिनट्स में हमने चैप्टर 1 को रिवाइज किया था क्विकली। इंशाल्लाह आज चैप्टर 2 है और इसी तरह जो 10 चैप्टर्स हैं उनको इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ आपको मेरे नोट्स नजर आ रहे होंगे, I2B रन डाउन, उनको आप देख सकते हैं। उसी में जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बताए गए हैं बुलेट्स की शेप में, इंशाल्लाह उसी को हम आज कवर करेंगे। ठीक है जी, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का चैप्टर 2 है जी, उसका नाम है ओनरशिप ऑफ बिजनेस। मतलब कि बिजनेस की मिल्कियत जो है, उसके मालिक हैं वो किस किस तरह के होते हैं, कौन कौन लोग हो सकते हैं। देखें ये कोई भी बिजनेस है, उसकी जो ओनरशिप है या जो उसका लीगल स्ट्रक्चर है कि कानून के तहत वो किस तरह का होगा, उसके मालकान कौन होंगे, उनके हकूक व फ्राइज क्या होंगे, वो कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर जो एंटिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसी हिसाब से फिर देखती है कि यार हमारे ओनर्स एक बंदा होना चाहिए, 2 होने चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए या नॉन गवर्नमेंट लोग होने चाहिए, कौन होने चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये हम देख सकते हैं आपके ये नोट्स में भी कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या है। एक तो होता है पर्पस। सबसे पहले आपने देखना है कि पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर तो उसका पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना, देन इट इज अ बिजनेस। हमने जैसे लास्ट पहले भी एक लेक्चर में देखा है कि प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो बिजनेस होती हैं। अदर देन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्वियसली वो बिजनेस नहीं होती, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एनजीओज आपकी आती हैं, चैरिटीज आती हैं, वेलफेयर एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव्स वगैरह इस तरह की चीजें आती हैं। देन ओनरशिप के हवाले से, ओनरशिप में भी देखना है कि क्या उसको कोई गवर्नमेंट ओन कर रही है। अगर गवर्नमेंट करेगी तो उसको पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कह देंगे हम। अदर देन गवर्नमेंट करेगी तो फिर उसमें देखना है कि भाई क्या वो वेलफेयर के काम के लिए मेंबर्स आपस में मिले हैं, या लोगों ने प्रॉफिट कमाने के लिए 2 लोग मिले हैं, 5 मिले हैं, 10 मिले हैं, हजारों लोग मिले, कितने मिले हैं। तो ओनरशिप के लिहाज से भी कंपनीज जो या बिजनेसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। देन फंडिंग की बात आई कि भाई फंडिंग इसको किसने करनी है, क्या गवर्नमेंट ने करनी है, या लोगों ने वेलफेयर पर्पज के लिए करनी है, या लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए करनी है। तो इस लिहाज से भी फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी। देन जी एक और पॉइंट कि अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी से मुराद होता है एहतसाब, जो हम अक्सर वर्ड सुनते हैं कि जो मैनेजमेंट है, जो रन कर रहे हैं आपकी बिजनेस के अफेयर्स को, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, उनसे कौन हिसाब किताब लेगा। गवर्नमेंट लेगी, जनरल पब्लिक लेगी, या उनके जो ओनर्स हैं, मालिकान हैं, वो लेंगी। तो उस हिसाब से भी डिफरेंट तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो ये इसी के ऊपर देखते हुए पाकिस्तान के अंदर जो अगर बिजनेस की बात की जाए, क्योंकि 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमने कल भी पढ़ा है, एक होती है प्रॉफिट सीकिंग एंड द अदर वन इज नॉट फॉर प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है कानूनी तौर पे ओनरशिप के लिहाज से, वो 3 तरह का होता है। जैसा कि आपके सामने सबसे पहले क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है एक ही ओनर होता है, एक ही मालिक होता है, वही सारा करता धरता होगा, सारी डिसीजन मेकिंग उसी की होगी, सारी अथॉरिटी उसी की होगी, सारा प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसी का है, सारी इन्वेस्टमेंट उसी की है, जो भी है सारा बिजनेस उसी बंदे के एक के नाम पे चलता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी का, जिम्मेदारी का, महदूद जिम्मेदारी या गैर महदूद जिम्मेदारी। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये, क्योंकि आगे सारे स्ट्रक्चर्स में यही यूज होना है, तो पहले इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहली बात है जी कि आपका लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। देखिए लाइबिलिटी से मुराद है जिम्मेदारी। किसी भी शख्स की हम जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद ये है कि आपका जो बिजनेस होगा, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके मालिकान जो भी उसके ओनर हैं, वो एक ही तस्वुर होंगे। मतलब अगर बिजनेस ने कहीं से कोई पैसा लिया है या उधार पे चीजें ले ली हैं, बैंक से कर्जा ले लिया है, कुछ भी किया है, तो वो असल में बिजनेस ने नहीं किया, उसके मालिक ने किया है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में उसके मालिक की लाइबिलिटी क्या होगी जी, अनलिमिटेड, लामहदूद जिम्मेदारी होगी। मिसाल के तौर पर जी एक किराना शॉप थी, छोटा सा कारोबार था, उसको एक्सपैंड करने के लिए अपना सिस्टम उन्होंने किया जी, बैंक से 2 लाख रुपए का कर्जा ले लिया। अब वो कर्जा एक टाइम आया कि बैंक ने कर्जा दे दिया, लेकिन किराना शॉप जो थी वो नुकसान में चलेगी, चोरी होगी, वहां पे लॉस हो गया। अब वो बेचारा जो किराना शॉप इटसेल्फ जो दुकान है वो पैसे वापस नहीं कर सकती। तो बैंक क्या करेगा, बैंक पहले तो आएगा जी उस किराना शॉप से, पूछेगा भाई हाँ जी पैसे, उनके पास नहीं होंगे। फिर क्या होगा, उसके जो मालिक है जिसकी लाइबिलिटी क्या है, क्योंकि वो एक सोल प्रोप्राइटर है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लामहदूद है, उसके मालिक को कहेगा बैंक, भाई साहब आपने पैसा लिया था, आप हमें पैसा वापस करें। वो कहेगा यार मैंने तो नहीं लिया, ये तो लिया था दुकान ने। वो कहेगा भाई दुकान और आप एक ही हैं कानून की नजर में,
तो आपने पैसा लिया था, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना घर का कोई चीज बेचें, आप कोई गाड़ी बेचें, मोटरसाइकिल बेचें, जैसे भी करके आप पैसे दें, अदरवाइज मैं आपके ऊपर केस करूंगा, मतलब कंपनी या बिजनेस के मालिक के ऊपर केस हो सकता है अनलिमिटेड लायबिलिटी की सूरत में। ठीक हो गया जी। देन फिर दूसरी तरफ क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड का मतलब होता है कि एक हद तक आपकी जिम्मेदारी है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो मालिकान होते हैं बिजनेस के और दूसरे नंबर पे जो बिजनेस है, कारोबार है, ये दोनों अलग अलग तस्वुर होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है जी बिजनेस। सही है, मतलब है कि बिजनेस भी है कानून की नजर में एक इंसान है, बस वो सांस नहीं लेता, अदर देन दैट वो भी एक इंसान है। अगर बिजनेस ने किसी के पैसे देने हैं तो वो किसने देने हैं, वो बिजनेस ने देने हैं, उसके मालिकान ने नहीं देने। लिमिटेड लायबिलिटी की सूरत में उसके जो मालिकान हैं उनकी जिम्मेदारी महदूद होती है, वो जो है बिजनेस के जितने भी नफा नुकसान या उन्होंने जो पैसे देने होते हैं उसके वो जिम्मेदार नहीं होते। ठीक है, अगर किसी से पैसे लेने हैं तो बिजनेस ने खुद वापस करने हैं, वो आगे ये नहीं कह सकते कि भाई आप मालिकान हैं आप इसके पैसे वापस करें। ठीक हो गया। तो ये सबसे बड़ा एक है कि लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी का जो फर्क है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जैसे कि इधर भी लिखा हुआ है कि एक ओनर होता है, एक मालिक होता है विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड से मुराद क्या हो गया, फिर उसने सारी की सारी जिम्मेदारी कारोबार की भी लेनी है और उसी का सारा प्रॉफिट लॉस वगैरह होता है। देन जी दूसरा आ गया पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म से मुराद है कि कोई भी दो बंदे जो मिलके कारोबार स्टार्ट करते हैं, मिनिमम दो, उनके सारे दो होंगे कम से कम, फिर ही तो पार्टनर बनेंगे। वो कोई कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं और उसमें भी एक एग्रीमेंट होता है। इसको ओरल भी हो सकता है, मतलब मुंह जुबानी भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप इसको रजिस्टर करवा लें, क्योंकि आपको पता है कि पार्टनरशिप्स पहले आप यारी दोस्ती या रिश्तेदारी की बेस पे बना लेते हो, लेकिन बाद में फटे होते हैं, मसले होते हैं। तो उन मसलों से उनको काउंटर करने के लिए, निकलने के लिए बेहतर होगा कि एक आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें, एक एग्रीमेंट कर लें, उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी। पार्टनरशिप डीड एक मुआहदा होता है, वो बनता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पार्टनरशिप का कानून है पाकिस्तान के अंदर, जो पहले से बिफोर पार्टीशन जो चल रहा है वही कानून अभी भी है। उसके मुताबिक आप एक पार्टनरशिप रजिस्टर करवा देते हो। किसके पास जाके, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का एक ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, वहां पे आप जाते हो, उधर करवा देते हो। पार्टनरशिप का दूसरा नाम क्या है, फर्म, FIRM, फर्म भी इसको पार्टनरशिप को कहते हैं। अब पार्टनरशिप के दो इकसाम है, फर्स्ट वन इज जनरल पार्टनरशिप एंड द अदर वन इज लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप ये है कि इसके अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं, मतलब जितने भी मालिक हैं, उन सबकी जिम्मेदारी, उनकी सबकी लायबिलिटी क्या है जी, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें मतलब कि कारोबार और उनके मालिकान एक ही तस्वुर होते हैं। अगर कारोबार ने कहीं से कर्जा लिया है, कारोबार ने उधार पे चीजें ली हैं, तो इसका मतलब है उनके मालिकान ने वो वाले पैसे भी वापस करने हैं। ठीक हो गया। दूसरी तरफ आया थी लिमिटेड पार्टनरशिप। ये कॉन्सेप्ट बड़ा कम यूज होता है, ये बहुत प्रैक्टिकली इतना होता नहीं है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली आपने लिमिटेड अपनी लायबिलिटी रखनी हो तो आप फिर तीसरा जो है हमारा स्ट्रक्चर है लिमिटेड कंपनी, उस तरफ जाते हो, अभी उसको भी डिस्कस करते हैं। तो जो लिमिटेड पार्टनरशिप से मुराद ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। सही है। लिमिटेड से मुराद क्या है कि वो कंपनी से या बिजनेस से, पार्टनरशिप फर्म से अलग होगा। वो पार्टनरशिप जो बिजनेस है, फर्म है, उसके कर्जों का, उसके जो वाजिबुल अदा जितने भी पैसे हैं उनका जिम्मेदार वो नहीं होगा। कम से कम एक शख्स, ज्यादा से ज्यादा भी मतलब हो सकते हैं जितने मर्जी। और दूसरी तरफ आपका जो है कम से कम एक शख्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होगी, एक पार्टनर की अनलिमिटेड होगी, मतलब वो सारे जिम्मेदारी भी लेगा कि यार अगर बाकी जो बंदे हैं, मिसाल के तौर पे आपने 10 लोग रखने हैं, अगर क्योंकि कम से कम एक बंदा लिमिटेड वाला हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा पे नहीं है पाबंदी, तो 9 बंदे लेट से लिमिटेड है, और दूसरी तरफ कम से कम एक बंदा लेकिन अनलिमिटेड होना चाहिए, जो लिमिटेड वालों की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पे लेगा। ठीक है। तो जी आपस में एग्रीमेंट वगैरह कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग का, उस बेस पे पार्टनरशिप बन जाती है। देन जी थर्ड वन इज लिमिटेड कंपनी। एक और कॉन्सेप्ट है कि लिमिटेड कंपनी के तौर पे भी आप अपने आप को पाकिस्तान में रजिस्टर करवा सकते हो। और जिस तरह हमने ऊपर सोल प्रोप्राइटरशिप में देखें, कोई कानून की बात नहीं, इसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करवाना किसी इदारे के मुताबिक जरूरी नहीं है। सिर्फ अगर टैक्स वगैरह में आप एप्लीकेबल हैं देन आप उसमें जाएंगे, अदरवाइज उसकी जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है बिजनेस की वो कोई नहीं है। पार्टनरशिप में आपकी मर्जी है रजिस्टर करवाएं या ना करवाएं, अगर करवाना है देन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन जो लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर आपका रजिस्टर होना लाजमी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट वर्क एज अ लिमिटेड कंपनी। तो वो कहाँ पे आप रजिस्टर करवाएंगे जी, वो आप SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है, वहां पे जाके आप रजिस्टर करवाएंगे। और कंपनीज एक्ट 2017 एक कानून है पाकिस्तान के अंदर 2017 का कंपनीज एक्ट का, उसके मुताबिक ये इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके लॉज सारे बनते हैं और आपने उसके मुताबिक सारा काम करना होता है। ठीक है जी। अब लिमिटेड कंपनी होती है दो तरह की, एक है प्राइवेट लिमिटेड एंड द अदर वन इज पब्लिक लिमिटेड।
अब प्राइवेट लिमिटेड से मुराद ये है कि सिर्फ एक हद तक जो लोग हैं वो प्राइवेटली बहुत ज्यादा जनरल पब्लिक को वो शेयर्स इशू नहीं कर सकते, जनरल पब्लिक से इन्वेस्टमेंट्स वो नहीं ले सकते, ठीक है। तो प्राइवेट में भी दो आगे मजीद किस्में आती हैं। एक है जी सिंगल मेंबर कंपनी, नाम से जाहिर है सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सिंगल मेंबर से मुराद है एक ही शख्स होगा जो उसका ओनर होगा, जिसको हम शेयर होल्डर भी कहते हैं। पार्टनरशिप की सूरत में मालिकान को क्या कहते हैं, पार्टनर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप की सूरत में सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। और कंपनी की सूरत में क्या कहते हैं उनको, शेयर होल्डर्स, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारा पैसा सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो हर एक के हिस्से में कोई ना कोई शेयर्स आ जाता है, मतलब उसका एक हिस्सा आ जाता है कंपनी का कि इतना पैसा इस बंदे ने इन्वेस्ट किया है, इसलिए उनको शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है। तो जी सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही शेयर होल्डर होता है। प्राइवेट लिमिटेड इसके अलावा जो अदर देन सिंगल मेंबर हो उसके अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। ये हो गया प्राइवेट। देन दूसरा आ गया जी पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक होता है कि आप जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है, जितने मर्जी लोगों को करें। उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होती है लिस्टेड कंपनीज और दूसरी अनलिस्टेड। लिस्टेड से मुराद वो कंपनीज हैं जो एक लिस्ट के ऊपर आती हैं, जिनके शेयर्स ट्रेड होते हैं। कौन से लिस्ट के ऊपर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक इदारा है, आप लोगों ने सुना होगा। स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार है या स्टॉक मार्केट में बड़ी बेहतरी चल रही है वगैरह वगैरह, खबरों में आप सुनते रहते हैं। 42,000 इंडेक्स की शरह बूर कर गया, इस तरह की चीजें देखते हैं आप। तो वो वाली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 540 कंपनीज हैं, बस बड़ी इतनी बड़ी जो लिस्टेड हैं, लिस्टेड कंपनीज के तौर पे वो काम करती हैं। स्टॉक मार्केट पे ऑनलाइन आपने किसी की भी कंपनी के शेयर्स खरीदने हो, आप वहां पे जाते हो PSX की वेबसाइट पे, वहां से आप शेयर्स खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। तो ऐसी कंपनीज जिनकी लिस्टिंग वहां पे है, जिनके शेयर्स वहां पे बिकते हैं पब्लिक कंपनीज के, उनका क्या नाम है, लिस्टेड कंपनीज। उस केस में मिनिमम 7 से लेकर अनलिमिटेड तक आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। दूसरा ये अनलिस्टेड कंपनी, इस केस में मिनिमम 3 और मैक्सिमम जितने मर्जी। ये अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वो कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट नहीं होती, मतलब कि ये वहां पर अपने शेयर सेल नहीं कर सकते, ठीक हो गया। ये तीनों हो गए। देन आ जाता है नॉन फॉर प्रॉफिट, मतलब अगर आपका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसमें डिफरेंट तरह की है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। पब्लिक सेक्टर से मतलब सरकारी कंपनीज, क्योंकि सरकार का काम प्रॉफिट मुनाफा कमाना तो नहीं है, उसका काम तो बेहतरी के लिए काम करना है। देन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की नहीं होती, प्राइवेट लोग भी काम करते हैं, सोशल वेलफेयर वगैरह का काम वो भी हो सकती हैं। क्लब्स एंड सोसाइटीज हो सकती हैं। क्लब्स वगैरह आप किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना सकते हो, कोई फुटबॉल क्लब बना लिया, गोल्फ का क्लब बना लिया आपने, इस तरह की चीजें। कोऑपरेटिव्स भी यही होते हैं कि अपनी आपस में कोऑपरेशन के लिए कुछ मेंबर्स मिलते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर, और उसका जो प्रॉफिट होता है वो भी उन्हीं को ही जाता है अगर कोई प्रॉफिट हो। लेकिन एनजीओज की सूरत में, नॉट फॉर प्रॉफिट की सूरत में, हम उसको प्रॉफिट वर्ड नहीं यूज करते। प्रॉफिट की जगह पे सरप्लस कहते हैं, लॉस की जगह पे डेफिसिट कहते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था, ठीक हो गया जी। अब थोड़े से फायदे नुकसान देख लेते हैं। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप है फायदा, सबसे इजी है, लो कॉस्ट फॉर्मेशन, किसी इदारे के साथ रजिस्टर नहीं करवाना, बस बैठे हैं, दुकान खोलें और काम स्टार्ट करें, सही है। सीक्रेसी है, क्योंकि आपके साथ कोई और बंदा इन्वॉल्व ही नहीं है, राजदारी पे रहती है, आपको सारा कुछ पता है, कुछ बताने की किसी को जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ प्रॉफिट, भाई कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एक मालिक है उसी का सारा प्रॉफिट है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायरेक्ट कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी है उस बंदे के पास, मतलब कि वो जब चाहे आ सकता है वो कारोबार पे, जब चाहे ना आए। अदरवाइज अगर ज्यादा लोग हो जाएं तो एक दूसरे की बात सुननी पड़ जाती है। डायरेक्ट कंट्रोल होगा उसका, सारी अथॉरिटी, सारा कंट्रोल सारे एम्प्लॉयज के ऊपर एक ही शख्स का होगा, क्योंकि वही मालिक है। ईज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ कोई है ही नहीं रजिस्ट्रेशन, तो रेगुलेशन में भी आसानी है, कोई मसला ज्यादा नहीं है। लोअर टैक्सेशन, टैक्स रेट्स भी आमतौर पर, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर होते हैं छोटे लेवल के बिजनेसेस, तो छोटे लेवल के बिजनेसेस पे इंडिविजुअल्स जो होते हैं उन पे स्लैब वाइज टैक्स लगते हैं। पाकिस्तान में टैक्स का ऑर्डिनेंस है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और इदारा कौन सा है जी, FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा। वो टैक्स लगाता है, और जो छोटे कारोबार होते हैं सोल प्रोप्राइटर, उन पे बहुत कम टैक्स लगता है। देन जी ईज ऑफ डिसोल्यूशन, उसको खत्म करना भी बड़ा इजी है, क्योंकि किसी इदारे के साथ रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती, तो इसलिए डी रजिस्टर करवाने की जरूरत ही नहीं है, बस कारोबार बंद करें घर को जाए। नुकसान, मेरी सबसे बड़ा नुकसान है अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि अगर बिजनेस ने, कारोबार ने किसी के पैसे देने हैं या किसी से उधार ले बैठा है, तो वो असल में फिर किसने वापस करना है, उसके मालिक ने वापस करना है। मालिक की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दूसरे नंबर पे डिफिकल्टी टू रेज फंड्स रेजिंग करना वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक बंदा कितना पैसा इकट्ठा कर सकता है। ये अगर ज्यादा लोग हों तो सारे लोग अपना अपना पैसा भी डालेंगे, और सारे लोग अगर उधार भी पकड़ेंगे तो ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। लिमिटेड स्किल्स हैं, एक शख्स है, सिर्फ एक मालिक है, उसकी जो अपनी स्किल्स हैं वो बड़ी लिमिटेड होंगी, उसको 1 2 3 काम ही आते होंगे। यही अगर आपने कोई 8-10 लोग मिला लिए, हर शख्स को डिफरेंट काम आते हैं, तो आपकी स्किल्स में एक वैरायटी आ जाती है, ठीक है। देन लैक ऑफ कंटिन्यूटी,
कंटिन्यूटी उसका मतलब जारी रहने में एक आपको मुश्किल का सामना हो सकता है। मिसाल के तौर पे कभी कोई खुशी गमी के मौके पे मालिक साहब को कहीं पे जाना पड़ गया तो पीछे से कारोबार बंद हो सकता है, या अगर खुदा न खासा फोत हो गया या वो उसकी कैपेसिटी ना रही काम करने की तो फिर भी मसला हो सकता है कारोबार को। देन जी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉइज, क्योंकि छोटे बिजनेसेस होते हैं तो जो क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं, वो आमतौर पर छोटे बिजनेस में जाना पसंद नहीं करते, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं। मोर टैक्सेशन फॉर हाई अर्निंग्स, अब क्योंकि मैंने जैसे बताया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत इनके ऊपर टैक्स लगाता है, तो इनके ऊपर लगता है स्लैब वाइज। स्लैब का मतलब क्या होता है जी, आपका अगर 4 लाख तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 तक क्या तो 5%, 8 से 12 तक क्या तो 10%, इस तरह आगे जाता रहता है। तो अगर तो आपका छोटा कारोबार है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, तो फिर तो आपके ऊपर कोई टैक्स खास नहीं है। लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है, कोई 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया साल का बन जाता है, देन आपके ऊपर 35% तक भी प्रॉफिट लगता है, जो कि एक अच्छी बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो इसका यहाँ से फिर टैक्स के पर्सपेक्टिव से क्या आपको पता चला कि जब आपको लगे कि यार बहुत ज्यादा मैं कमाने लग जाऊंगा, तो आपने फिर सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं लेके जानी, आपने एक दूसरा बिजनेस है वो आपने सेटअप लेना। अभी हम डिस्कस करते हैं। देन जी पार्टनरशिप्स आ गई। पार्टनरशिप के फायदे नुकसान ये भी उसी तरह ही है, बनाना आसान है। हायर अवेलेबिलिटी टू रेज फंड्स, क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो पैसा भी ज्यादा इकट्ठा हो सकता है। कंबाइंड नॉलेज, ज्यादा लोग हैं, नॉलेज भी, स्किल्स भी ज्यादा आ गई। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले में कम फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि वहां पे तो एक बंदा था ना, उसी की चलनी है। यहाँ पे उसके मुकाबले में कम है, लेकिन जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लिमिटेड कंपनीज, उनके मुकाबले में ज्यादा है, क्योंकि कंपनीज में तो 50, 60, 100, 200 शेयर होल्डर या ऐसे हजारों में भी हो सकते हैं, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग करना फिर ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पार्टनरशिप में यही 5, 7, 10 लोग होते हैं, तो मतलब एज कम्पेयर टू लिमिटेड कंपनी इसमें आसान होता है। देन जी लेस रेगुलेटरी कंट्रोल, इसमें सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा होते हैं कंट्रोल्स रेगुलेशन के, लेकिन लिमिटेड कंपनी से बहुत कम होते हैं। रजिस्ट्रार फर्म का दायरा है जी, वो वहां पे बस फाइल्स और मैनुअल जिस तरह होती हैं सरकारी इदारों में, उस तरह पड़ी हुई है, उनको कोई खास आइडिया नहीं होता कि नॉन कंप्लायंस है, वायलेशन क्या हो रही है। तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म्स में थोड़ा लेस रेगुलेटरी कंट्रोल होते हैं। नुकसान क्या है? पहला है जी अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि मोस्टली जो 99% पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो जनरल पार्टनरशिप्स होती हैं। जनरल से मुराद क्या है? जहाँ पे सारे पार्टनर्स की जिम्मेदारी अनलिमिटेड है। तो जिस तरह सोल प्रोप्राइटर में ये नुकसान है, इस तरह इधर भी नुकसान है। देन जी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पहले सोल के अंदर एक ही बंदे का सारा प्रॉफिट होता था, अब जितना भी प्रॉफिट होगा आपको शेयर करना पड़ जाएगा, डिवाइड करना पड़ जाएगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ऑब्वियसली जहाँ पे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे उनके ओपिनियन में डिफरेंसेस आ सकते हैं। कई बार होता है कि 15-15, 20-20 दिन हो गए फैसला नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं, उसकी वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े भी स्टार्ट हो जाते हैं। एंड जी लास्ट में डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करना इसको बड़ा मुश्किल है, सही है, स्पेशली अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, आपने अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप अगर लेके चले गए हैं, तो डिसॉल्व करना इसको बड़ा मुश्किल है। एंड पे फिर फैसला बस होने में मसला होता है कि भाई किसका कितना प्रॉफिट है, एसेट किसके ज्यादा थे, कौन लेके जाएगा, क्लाइंट्स या कस्टमर्स कौन लेकर आया था, क्या वो उसके साथ जाएंगे या इधर किसी और बंदे के साथ जाएंगे, तो इसमें मसला होता है। देन जी लास्ट पे है जी लिमिटेड कंपनीज आपकी, इनके भी फायदे नुकसान आते हैं। फायदा सबसे बड़ा ये है कि भी एक तो है लिमिटेड लायबिलिटी का, कि इसके जो शेयर होल्डर्स, जो मालिकान होते हैं, उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। वो कंपनी के कर्जे लिए हुए या जो भी उन्होंने वाजबात कंपनी ने देने हो, उनके जिम्मेदार नहीं होते। उनकी जिम्मेदार कौन है? कंपनी है। शेयर होल्डर के पास बैंक आ कहेगा भाई 10 करोड़ रुपया कंपनी ने लिया, तो शेयर होल्डर कहेगा भाई कंपनी ने लिया है, हमने नहीं लिया। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, हमारी तो लायबिलिटी लिमिटेड है। देन जी कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जितने ज्यादा रिसोर्स, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, बेहतरी आएगी। दूसरे नंबर पर पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से ये मुराद होता है कि आप उसी मशीन से, उसी चीज से ज्यादा प्रोडक्शन करने लग जाते हो, ज्यादा चीजें बनाने लग जाते हो, ज्यादा चीजें बेचने लग जाते हो, ठीक है, तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होता है। जाहिर है जितना ज्यादा पैसा आएगा आप बेहतर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज की कर सकते हो। देन ईज ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप, एक से दूसरे बंदे को शेयर्स बेचना बड़ा इजी है, स्पेशली लिस्टेड कंपनीज में। ऑनलाइन जाओ, कंपनी में जाने की भी आपको जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आप शेयर सेल कर सकते हो। अनलिमिटेड लाइफ है जी कंपनी, क्योंकि खुद से एक शख्स है, खुद से इंसान है, सिर्फ सांस नहीं लेता, अदरवाइज वो सेपरेट लीगल एंटिटी, कानूनी शख्स है, तो उसकी लाइफ अनलिमिटेड है। जब तक उसको बंद नहीं किया जाता वो बंद नहीं होना। अदरवाइज सोल प्रोप्राइटर में जैसे ही उसका मालिक फोर्थ होता है बेचारा, या कैपेसिटी में नहीं रहता, बिजनेस खत्म। पार्टनरशिप में जैसे पार्टनर्स में लड़ाई हुई, बिजनेस खत्म। लेकिन यहाँ पे जब तक बिजनेस को खुद खत्म ना करें कंपनी को, कंपनी खत्म नहीं होती। देन ये टैक्स डिडक्शंस, जो टैक्स लगता है वो प्रॉफिट के ऊपर लगता है, तो कंपनी को काफी सारी ऐसी चीजें उसको हासिल होती हैं कि वो अपने एक्सपेंस के तौर पे शामिल कर सकती हैं, डिडक्शंस के तौर पे शो कर सकती हैं। तो जितना ज्यादा एक्सपेंस उतना कम प्रॉफिट, उतना कम टैक्स लगेगा, ठीक है। देन जी एबिलिटी टू अट्रैक्ट फाइनेंसिंग, ज्यादा लोग ऑब्वियसली होंगे तो फाइनेंसिंग पैसा वो भी ज्यादा आएगा। अगर वो सारे बैंक से लोन्स लेंगे उनको भी ज्यादा मिलेंगे, और बैंक्स भी आमतौर पर कंपनी को लोन देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कंपनी ने रहना है, कंपनी इस तरह खत्म नहीं होगी इजिली, ठीक है जी। नुकसान आता है, पहला नुकसान है डबल टैक्सेशन, डबल टैक्स लगता है।
सकता है। वो किस तरह, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग से वो भी एक कानूनी शख्स है। लिमिटेड लायबिलिटी का जहाँ पे फायदा है वहाँ पे छोटा सा एक नुकसान भी है कि भाई कंपनी का जब प्रॉफिट निकलेगा उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, वो 29% लगता है पाकिस्तान में आमतौर पर, ठीक है। अब जब वो टैक्स लग गया, वो प्रॉफिट डिवाइड होना है शेयर होल्डर्स के अंदर, हर शेयर होल्डर को मिल जाएंगे पैसे, और जो पैसे मिलेंगे उसको कहते हैं डिविडेंड, ठीक है जी। डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को। अब पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जब डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स है, तो इसका मतलब पहले 29% ऊपर टैक्स दिया आपने कंपनी की सूरत में, देन अगर शेयर होल्डर के हाथ में पैसा आया उसके ऊपर भी आपने 15% देना है, और अगर आप नॉन फाइलर हो तो 30%। नॉन फाइलर वाला भी कॉन्सेप्ट आप छोड़ें, बस उसमें यह है कि आपने डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स देना है, और उसके ऊपर भी तो कर करा के तकरीबन को 45% टैक्स पे करना पड़ जाता है, तो इसलिए डबल टैक्सेशन कहते हैं। देन और क्या है, कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेशन, इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली लिस्टेड कंपनीज हैं उनको बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए पाकिस्तान में सिर्फ 540 लिस्टेड कंपनी है। अदरवाइज इस वक्त जो एक्टिव कंपनी है पाकिस्तान में वो तकरीबन आपकी 1.5 लाख के करीब पहुंच चुकी हैं, सही है। इतनी ज्यादा कंपनीज हैं, लेकिन उसमें से लिस्टेड सिर्फ 550 के करीब है, क्योंकि इनको लिस्ट करवाना ज्यादा मुश्किल है। उसके अलावा भी ऑब्वियसली रजिस्टर करवाना वो भी थोड़ा मुश्किल है सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की निस्बत। देन जी इंक्रीज गवर्नमेंट एंड एसईसीपी रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट की भी बहुत सी रिस्ट्रिक्शन है, एसईसीपी जो इदारा जो इनको रजिस्टर करता है उसकी भी बहुत रिस्ट्रिक्शन है, और अगर ये लिस्टेड हो गई, एक लिस्टेड कंपनी बन गई, देन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसकी भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है जी। तो ये था आपका चैप्टर 2। इंशाल्लाह जल्दी हम फिर चैप्टर 3 के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।